गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जय हिंद। एक बार फिर से सभी को करतार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आवाज अगर जो क्लियर आ रही है तो एक बार बताइएगा। आवाज अगर जो क्लियर आ रही है तो ठीक है। उम्मीद होगा कि आवाज क्लियर ही होगी। सब कैसे हैं? करंट अफेयर का सेशन आपके सामने मैं लेके करंट अफेयर का सेशन आपका जो सुबह 7 AM में प्रतिदिन करतार के यूट्यूब चैनल पर चलती है उसको लेकर मैं आया हूं। ठीक है, प्रतिदिन एक आप लोग करना ना भूले। जो बाद में सेशन को जुड़ते हैं पूरा सेशन को देखिएगा ताकि आने वाले आगामी एग्जामिनेशन में आपको काफी मददगार हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफी पसंद होगा और इस सेशन के माध्यम से आप जो जितने एग्जामिनेशन है उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक भी करंट अफेयर की क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। अगर जो बात किया जाए करंट अफेयर का तो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर आती है दोस्त। ठीक है, जितने अक्टूबर तक करंट अफेयर है वो आने की संभावना है क्योंकि 14 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है भारत का जनरल कंपटीशन का जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। हर एक में करंट अफेयर पूछा ही जाता है, या तो 10+ या 8-9 के आसपास करंट अफेयर। तो करंट अफेयर एक ऐसा सेशन हो गया है अब जो नया रहता है सभी के लिए प्रतिदिन। ठीक है ना, ये नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की तरह जो पहले है वही हो। एक करंट अफेयर नया चीज रहता है जो प्रतिदिन नया होता है घटना। तो अब एग्जामिनर है यानी जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो थोड़ा सा करंट अफेयर में रुचि ज्यादा लेने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब, जलवायु परिवर्तन पे 2023 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? आपके सामने जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया का। आज देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन ग्लोबल गैसेस बढ़ रहा है, यानी आपका जो गैस है बढ़ रहा है, पर्वत पिघल रहा है, आइस पर्वत पिघल रहा है। और जब टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है तो जलवायु पर काफी इसका प्रभाव डाल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन पर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन है 2023 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बीन चेयर्ड बाय व्हिच कंट्री? बताइए कि कहां ये हुआ है आपका जो आपका क्लाइमेट चेंज पे जलवायु परिवर्तन 2023। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए इसको। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले तो बात किया जाए जो हमारा जलवायु परिवर्तन पर जो होता है, जो ये होता है कॉप। क्या होता है? कॉप। एक कॉप और COP27। अगर जो बात किया जाए COP27 का तो COP27 आपका हुआ था मिस्र में। कहां हुआ था? मिस्र में। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। COP27 कहां आपका हुआ था? COP27 आपका हुआ दोस्त मिस्र में। यानी जो पिछले साल हुआ था 2022 में COP27 मिस्र में। कॉप क्या होता है? कॉप का फुल फॉर्म देख लिए। कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है ये मत भूलिएगा। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना या बर्लिन में किया गया था। कहां किया गया था? बर्लिन में किया गया था 1995 में। तो इसका स्थापना किया गया था 1995 में बर्लिन में, जर्मनी के आपका बर्लिन में। कहा? बर्लिन में इसका स्थापना किया गया था। यानी जलवायु परिवर्तन पर जो कॉप रखा जाता है, प्रति वर्ष इसका सम्मेलन किया जाता है जलवायु परिवर्तन पर। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2022 का हुआ था, ये आपका मिस्र में हुआ था COP27। और इस बार क्या होगा? COP28। इस बार क्या होगा? COP28। तो पूछ रहा है कहां होगा? 9 से 13 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। ये आपका यूएई में हो रहा है। कहां हो रहा है? यूएई में। तो ये यूएई में, यानी जो इस बार यूएई में आपका कौन सा हो रहा है? COP28। COP28 यूएई में हो रहा है, जो आपका 9 से 13 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। क्लियर है ना? खास करके इस बार किस पे फोकस करेगा? इस बार ये फोकस करेगा भाई साहब, इस बार ये फोकस करेगा किस पे करेगा? इस पे करेगा आपका परमाणु ऊर्जा पे। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा पे। परमाणु ऊर्जा पे।
परमाणु ऊर्जा पे फोकस करेगा। इस बार के जो कॉप सम्मेलन होगा 9 से 13 अक्टूबर के बीच में, जो कॉप 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कहां होगा? यूएई में होगा। सबका यहां तक क्लियर है? सबका यहां तक क्लियर है? उम्मीद है कि कॉप आपको समझ में आए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कहां होगा? 2023 में जो होगा ये यूएई में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया है? यानी वेयर हैज नॉर्थ अफ्रीका फर्स्ट गांधी म्यूजियम ओपन। ठीक है ना, गांधी म्यूजियम का जो गांधी का फर्स्ट म्यूजियम ओपन कहां किया गया है? ये आपका उत्तरी अमेरिका में। बताइए कहां किया गया है, ये मुझे बताइए। ठीक है ना, सत्येंद्र शुक्ला, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आइए ज्वाइन करिए। उम्मीद है कि आप ज्वाइन, हमको पता था उधर मैं स्क्रीन पर देखा नहीं, थोड़ा सा इधर रह गया, तो आइए ज्वाइन किए हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए, वेयर हैज द नॉर्थ अमेरिका, बताइए उत्तरी अमेरिका में गांधी जी का म्यूजियम खोला गया है। ठेठ भाषा में समझ लो कि उत्तरी अमेरिका में गांधी जी का म्यूजियम खोला गया है। ये बताओ, गांधी जी का म्यूजियम खोला गया है उत्तरी अमेरिका में। तो सबसे पहले गांधी जी पे आ जाते हैं भाई, गांधी जी पे आ जाते हैं। गांधी जी एकदम इसका टॉपिक ही रहता है मेरा के स्टैटिक्स क्वेश्चन के साथ। तो गांधी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ये तो आप सबको पता है। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये 9 जनवरी 1915 को ये कहा हुए, ये साउथ अफ्रीका से कहा आए? ये साउथ अफ्रीका से भारत आए। यानी गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए। कल ही का ना आपका क्वेश्चन था, मैं करा रहा था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, गांधी जी कौन सा महीना में साउथ अफ्रीका से भारत आए? जनवरी था ऑप्शन में। तो 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? इस 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। क्लियर है? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। अगर जो बात किया जाए गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा जो प्रथम आंदोलन शुरू किया गया था 1917 में, गांधी जी अपना प्रथम आंदोलन किए थे, चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण आंदोलन गांधी जी ने शुरू किए थे तीनकठिया सिस्टम के खिलाफ, जो इंडिगो की कल्टीवेटी यानी नील के कल्टीवेशन होता था उसके खिलाफ। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने पहला आंदोलन था। अगर जो गांधी जी से और बात किया जाए तो गांधी जी का जो जीवनी है यानी उनका ऑटोबायोग्राफी है, उनकी किताब है, जिंदगी है, जीवनी है, जो क्या है वो जीवनी है। आप लोग कोई बता सकते हैं इसका आंसर? सत्येंद्र आंसर दीजिए। गांधी जी का मैं कल ही लिखाया था ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी। आप लोग बताइए क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये आपका गांधी जी का क्या है? जीवनी है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक गांधी जी का जीवनी है। तो ये तो गांधी जी पर सब चीज आ गया। अब बताइए गांधी जी का जो म्यूजियम कहां किया गया है? नॉर्थ अमेरिका में प्रथम म्यूजियम किया गया है, ये बताइए। ठीक है ना, ये आप बताइए कहां? ये 15 जनवरी जो फर्स्ट म्यूजियम है 15 जनवरी 2023 को खोला गया था। कब खोला गया था? 15 अगस्त के, भूलिएगा मत, 15 अगस्त 2023 को इसको खोला गया था। अरे आपको पता है कि कहां है? ये आपको पता है, ये आपका है दोस्त, ये आपका कहां है? ये आप भूलिएगा मत, ह्यूस्टन में है। इसका गांधी जी का खोला गया था, याद रखेगा। उसमें क्या है? उसमें लिखा हुआ है गांधी जी का 3 वहां लिखे, उनकी यात्रा, हमारी यात्रा और मेरी यात्रा। यानी गांधी जी के जीवनी पे म्यूजियम में 3 चीज लिखा हुआ है, 3 फेस में लिखा हुआ है। कितने फेस में लिखा हुआ? 3 फेस में। उनकी यात्रा यानी गांधी जी का जो म्यूजियम में जो वहां पर 3 फेस है, वहां पर उनकी यात्रा, हमारी यात्रा एवं आपका कौन होगा? मेरी यात्रा। एक गांधी जी का जो जीवनी जो लिखा हुआ उनकी जीवनी पर आधारित 3 चीज है। ठीक है, चलिए सबको यहाँ पर गुड मॉर्निंग, जो भी जुड़ रहे हैं सभी को जय हिंद। जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए, हाल ही में एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो कहां खुला? ह्यूस्टन में। कहां खुला? ह्यूस्टन में, अमेरिका के ह्यूस्टन में, याद भूलिएगा मत। दूसरा देख लीजिए, हाल ही में भारत के किस देश की सीमा पर
509 सीमा चौकियां बनाने जा रहे हैं। सीमा चौकियां क्या होता है याद रखिए, मान लिया दो देश के बीच में बॉर्डर है, आप मूवी वगैरह देखते होंगे, दो देश के बीच में बॉर्डर है, वहां पर देखिएगा कि पुलिस तैनात रहता है एक चौकी पे, यानी पुलिस यहाँ चाहे आर्मी रहे, चाहे बीएसएफ रहे या सीआरपीएफ रहे, कोई भी पुलिस भारत के, चाहे वहां पर डिफेंस का फोर्स रहे या अर्धसैनिक बल रहे, कोई भी पुलिस वहां पर तैनात रहता है। तो भारत प्लान किया है कि हम 509 सीमा चौकी बनाएंगे, यानी हम 509 बॉर्डर पोस्ट बनाएंगे। किन दो देशों के बीच है जो वहां पर बनाया जाएगा। अगर जो बात किया जाए हमारी किसके, चीन के बीच में जो हमारी लाइन है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, भारत और चीन के बीच में एक कहलाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच में जो लाइन है वो क्या कहलाता है, मैकमोहन लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो क्या कहलाता है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। एक क्लियर है। बांग्लादेश का तो हम लोग बनाए हैं 1971 में, बांग्लादेश का 1971 में। तो आप लोग बताइए कहां पाकिस्तान, आंसर क्या होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा या चीन होगा, या फोर्थ ऑप्शन ध्यान देना 1 और 2 दोनों, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों। ये बिल्कुल सही है 1 और 2 दोनों, ये बिल्कुल सही है 1 और 2 दोनों, क्योंकि भाई साहब 126 गो पोस्ट हम लोग बना रहे हैं, 126 गो बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश के साथ हम लोग बना रहे हैं 343 गो। बांग्लादेश के साथ कितने बना रहे हैं हम लोग, 383, 43 नहीं 383। अब जोड़िएगा तो हो जाएगा 509, ठीक है ना, आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 509। तो पाकिस्तान के साथ 126, बांग्लादेश के साथ 383। याद रखिएगा, कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि जो बांग्लादेश है, भारत का सबसे लंबी सीमा लगता है, भारत का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश को लगता है। भारत का सबसे लंबी सीमा, भारत का सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा यानी बाउंड्री किसके साथ, कौन सा देश के साथ लगता है, यानी भारत का सबसे लंबी भू सीमा कौन सा देश के साथ लगता है, बांग्लादेश। भूलिएगा मत, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबी सीमा लगता है। ये कितना लगता है, लमसम 4096 किलोमीटर। भूलिएगा मत, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबी सीमा है। और दूसरे पर कौन आएगा, याद रखिए ट्रिक, मैं बचपन से एमबीए करना चाहता था, बचपन से एमबीए, क्या चीज से, बचपन से, ठीक है ना, बचपन से एमबीए, हिंदी में लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बचपन से एमबीए, क्या लिखेगा, बचपन, ठीक है ना, से एमबीए, बचपन से आपका एमबीए, ठीक है, बचपन से एमबीए। ट्रिक है आपका बचपन से एमबीए, ठीक है, बचपन से एमबीए। तो पूछा जाए भारत के साथ सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ, ये आपका बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, कभी अरेंज में पूछ दे तो दूसरे नंबर पर चीन आएगा, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आएगा, क्या आएगा, पाक आएगा, पाकिस्तान आएगा, और चौथे नंबर पे नेपाल आएगा। और फिर 4 देश इधर हो गया, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किस देश के साथ, सबसे कम सीमा किस देश के साथ है, सबसे कम सीमा आपका है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो आज के डेट में पीओके में है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, लाइन का नाम बताइए आप लोग, कमेंट जल्दी मारिए, क्या लाइन है, इसका नाम आपका है, कोई बताए, दुरंद लाइन। क्या नाम है, दुरंद लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा जो लाइन जो कहलाता है क्या कहलाता है, दुरंद लाइन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बोर्ड कट हो रहा है, बोर्ड कहाँ पे कट हो रहा है, बोर्ड अच्छा उधर लेफ्ट साइड में कट हो रहा है ना, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इधर बस मैं ये लिखा हूं कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है जो 4096 किलोमीटर है। यहां तक सबका क्लियर है, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। यानी भारत 509 चौकियां बनाने जा रहा है पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना बना रहा है, 383, और पाकिस्तान के साथ 126। हम यही बस लिखा हूं अपने राइट साइड कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साधता है 4096 किलोमीटर का, लमसम 3500 के आसपास चीन के और 3300 के आसपास पाकिस्तान के, और सबसे कम सीमा साधता है अफगानिस्तान के साथ। ये याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन कहलाता है रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। भारत और चीन के बीच में जो लाइन कहलाता है मैकमोहन लाइन कहलाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन कहलाता है दुरंद लाइन कहलाता है। क्लियर है, क्या कर रहे हैं, सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? रिसेंटली लॉन्च जेल ही है भाई, जेल मतलब वाटर, यहां पर समझिए जो लिक्विड ब्रांड है, लिक्विड, जेल मतलब कोई भी लिक्विड। मुक्ति इज एसोसिएटेड विथ हुम, यानी कौन सा राज ये मुक्ति ब्रांड लाया है, कौन सा राज ये मुक्ति ब्रांड लाया है? सब क्लियर है, कोई कट नहीं रहा है? मैं ज्यादा उधर नहीं राइट लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा इधर। कौन सा राज मुक्ति आपका लाया है, ये बताइए कौन सा राज मुक्ति ब्रांड लाया है? मुक्ति ब्रांड लाया है, आपका कमेंट दीजिए मुक्ति राज। चलिए नीरज का कमेंट आ गया, बिहार है। नीरज कमेंट देखे, नीरज का कमेंट बिहार है। कोई और क्या बोल रहे हैं? चलिए गौतम बोल रहे हैं यार पढ़ा तो मैं रहा हूँ गौतम 5 साल से, बट इस संस्था में थोड़ा अभी आपसे मिलन हो, आप अगर जो ऑफलाइन पढ़ते हैं तो जल्दी आपसे मिलूंगा। ऑनलाइन तो आपका सभी कोर्स, जितने भी पेड कोर्स आ रहे हैं या तो जो भी कोर्स आ रहे हैं, कोशिश करूंगा कि पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए टेंशन छोड़ दीजिए, बस पढ़ना है। आप देख लीजिए थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल जानते हैं? पश्चिम बंगाल से हम एक न्यूज पढ़ाए थे, आप लोग आंसर दीजिए इस पे, छोड़िए पश्चिम बंगाल से एक न्यूज दीजिए और कर्नाटक से न्यूज दीजिए। यूनेस्को ने यूनेस्को ने विश्व धरोहर, यूनेस्को के द्वारा क्या हुआ था? विश्व धरोहर स्थल, ये 2 जगह पे बनाया गया था। बताओ, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल हुआ था पश्चिम बंगाल में, विश्व धरोहर स्थल आप बताना 2 जगह हुआ था, ये आप बताना कहां कहां। आप पश्चिम बंगाल वाला क्या कहलाएगा ये मुझे बताओ, और आपका कर्नाटक के क्या? पश्चिम बंगाल बताए थे ना शांति निकेतन और होयसाला के मंदिर, याद है ना? कर्नाटक में क्या था? होयसाला के मंदिर, होयसाला के मंदिर। और आपका यहाँ क्या बनाए थे पश्चिम बंगाल में? कमेंट करना, पढ़ाए थे पश्चिम बंगाल में हम क्या पढ़ाए थे? पश्चिम बंगाल में आए थे शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल में हम क्या पढ़ाए थे? शांति निकेतन आपका हम पश्चिम बंगाल में बताए थे। और होयसाला के मंदिर आपका हम बताए थे कर्नाटक में, जहां यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। दोनों को क्लियर है ना? तो अभी पूछ रहा था, इस पे आते हैं कि मुक्ति जेल क्या आते हैं? इस पे आते हैं मुक्ति जेल। तो मुक्ति जेल भैया कहाँ है? मुक्ति जेल कौन सा राज्य में? मुक्ति जो जेल जो ब्रांड बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगर जो बिहार पे आ जाते हैं तो बिहार पे देख लीजिए, बिहार क्या किया है? प्रथम बार जाति जनगणना कब हुआ था? 1931 में प्रथम बार जाति जनगणना हुआ था। आपका 1931 में प्रथम बार जाति जनगणना। अगर जो बिहार पे बात की जाए तो ये पहला राज्य बना है जाति जनगणना करने वाला, पहला राज्य बना है जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य बना है। क्लियर है ना? अगर जो बिहार के बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस कहां होते हैं? ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में होते हैं, एससी एसटी नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया है, आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दिया गया है, यानी सरकारी नौकरियों में। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं ना जनरल कैटेगरी का, उनमें 10% क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार जाति जनगणना करने वाला प्रथम राज्य बना है। ईडब्ल्यूएस का 10% नौकरी। बिहार में पहले एक नेशनल पार्क था, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बिहार में दूसरा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, कैमूर टाइगर रिजर्व, यानी बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहां बनने जा रहा है? दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में दूसरा बनने जा रहा है कैमूर में। कहां? कैमूर में भाई साहब, कहां? कैमूर में, ये मत भूलिएगा, यानी कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। क्लियर है? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहां हुई थी? ये भूले ना तो बिहार में, बिहार से इंपॉर्टेंट रखना, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है, कैमूर टाइगर रिजर्व बन रहा है, ठीक है ना? बिहार में जाति जनगणना करने वाला प्रथम राज्य बना है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देगा नौकरी में। पहली बार जाति जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था भारत में। उसके बाद देख लीजिए, शांति निकेतन होयसाला के मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि क्षेत्रीय परिषद यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहां हुई है? भाई साहब, मध्य क्षेत्रीय परिषद भारत के कितने क्षेत्र में बांट दिया गया है? भारत को अरे ईडब्ल्यूएस भाई साहब बिहार में भी दिया गया है। बिहार सरकार डिसीजन लिया है, ना कि यूपी सरकार। यूपी सरकार लेगा तो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है? भारत को कितने क्षेत्र में बांट दिया गया है? देख लीजिए, भारत को अगर जो बात किया गया तो भारत को
भारत को याद रखिएगा 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबका यहां तक क्लियर है? भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में। पहला आपका आ गया उत्तरी क्षेत्र। पहला आपका कहां आ गया? उत्तर। लिख लेता हूं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग शायद समझ में आ जाइएगा। नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। और दूसरा आपका आ गया साउथ, साउथ मतलब आपका दक्षिण। और आप तीसरा आपका आ गया ईस्ट, ईस्ट मतलब आपका हो गया पूरब। और वेस्ट मतलब क्या हो गया? वेस्ट मतलब आपका हो गया पश्चिम। और लास्ट वाला मध्य भारत, यानी मध्य पूछा है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिसर यानी मध्य यानी मिडिल। चलिए हिंदी में ही लिख देता हूं, मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद में बांट दिया गया है भारत को। और हरेक का आपका मुख्यालय बताता हूं। अगर जो हरेक का मुख्यालय, उत्तर का मुख्यालय कहां होगा? न्यू दिल्ली। उत्तर का मुख्यालय कहां होगा? न्यू दिल्ली। भूलिएगा मत, सब 5 को बड़ा बड़ा शहर। साउथ का आपका चेन्नई, साउथ का आपका चेन्नई। ईस्ट का, पूरब का कहां होगा? पूरब देख लीजिए, पूरब का कहां होगा? कोलकाता, पूरब का कोलकाता। बस एक आपको याद रखना है दोस्त, फंसिएगा ना। बेस्ट का आपका कौन होगा? मुंबई। बेस्ट का आपका कौन होगा? मुंबई। और लास्ट वाला बस याद रखिए, मध्य भारत का जो क्षेत्रीय मुख्यालय कहां है? ये आपका प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है ना? इलाहाबाद या प्रयागराज। प्रयागराज में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है, मध्य भारत का क्षेत्रीय। अब मध्य भारत का क्षेत्रीय के हमेशा अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है? होम मिनिस्टर। इनके द्वारा किया जाता है? होम मिनिस्टर के द्वारा। होम मिनिस्टर यानी भारत के गृह मंत्री आपका अमित शाह के द्वारा हमेशा ये किया जाएगा। ठीक है ना? अमित शाह के द्वारा किया जाएगा हमेशा। इसका कौन करेंगे? होम मिनिस्टर करेंगे। कौन करेंगे? हमेशा होम मिनिस्टर करेंगे। क्लियर है ना? ऑप्शन पे आ जाते हैं एक करके दोस्त, ऑप्शन पर कर जाते हैं। तो हमेशा इसका उद्घाटन कौन करेगा? होम मिनिस्टर। ये मत भूलिएगा। पूछ देगा मध्य क्षेत्रीय परिषद की उद्घाटन कहां हुई थी? उत्तर क्षेत्रीय की कहां हुई थी? सबका उद्घाटन कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? अमित शाह, होम मिनिस्टर। उत्तराखंड कहां? इसका आंसर सही है, उत्तराखंड में इस हुआ है। उत्तराखंड से एक बार और याद रखिए, उत्तराखंड का माना गांव, माना गांव, उत्तराखंड के माना गांव को देश का प्रथम गांव माना गया है। देश का प्रथम गांव, देश का प्रथम गांव, भूलिएगा मत, माना गांव को देश का प्रथम गांव। ठीक है ना? अगला दिल्ली। दिल्ली से क्या है न्यूज रिलेटेड? उत्तर प्रदेश से क्या है? उत्तर प्रदेश में तो आप लोग बताया कि मोटर जीपी हुआ था। ठीक है ना? मोटर जीपी हुआ था ना? मोटो जीपी हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ये भूल गए? मोटो जीपी हुआ था ग्रेटर नोएडा में, बाइक रेसिंग बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पे। गोवा में क्या हुआ? लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ। गोवा में आपका क्या हुआ? लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ है। दिल्ली में क्या हुआ? G20 हुआ। सब चीज रिकलेक्ट करिए। दिल्ली में क्या हुआ? G20 से समिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उम्मीद है कि ये आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? यानी विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर गंगा डॉल्फिन एज स्टेट ऑक्वेटिक एनिमल? स्टेट ऑक्वेटिक एनिमल किस राज्य को घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को? अगर जो आप कोई पटना में रहते हैं तो एनआईटी घाट पे जाइएगा तो कभी कदार आपको गंगा डॉल्फिन आपको देखने को मिल भी जाता है। भागलपुर में हमेशा ही दिखता है, भागलपुर बांका वाला एरिया में, गंगा नदी में। ये 2009 में ये डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया था। ठीक है ना? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में आया था, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को आता है। तो ये सब चीज भी आप याद रख लीजिएगा कि 2009 में याद रखिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गंगा डॉल्फिन को, यानी ऐसा डॉल्फिन जो गंगा में पाया जाता है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जल जीव माना गया था। राष्ट्रीय जल जीव, जल जीव बनाया गया था किसको? डॉल्फिन को। तो डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जल जीव है। डॉल्फिन के बात किया जाए तो 2021 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया था। प्रोजेक्ट किसी चीज में लग जाए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो समझ जाइए कि उसको संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका 2021 में लाया गया था। और हम लोग 5 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ये जो है ये कहां पे बनाया गया है? और यहां पर कहा गया था यह मेरी गंगा यह मेरी डॉल्फिन, यह मेरी गंगा यह मेरी डॉल्फिन अभियान भी शुरू किया गया है। तो ये कहां है? यह मेरी गंगा यह मेरी गंगा
यह मेरी डॉल्फिन, यह मेरी डॉल्फिन। क्वेश्चन ऐसा भी ना आ जाए तो आप लोग फंस जाइएगा। यह मेरी गंगा, यह मेरी डॉल्फिन, ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, ये अभियान है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, क्योंकि न्यूज में रहता है तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया था? 2009 में, ठीक है ना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं। क्लियर है। आगे क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ दे कि किस राज्य ने यह मेरी गंगा यह मेरी डॉल्फिन अभियान शुरू किया है, तो ये होगा उत्तर प्रदेश। या उत्तर प्रदेश ही आपका एक क्या बनाया है? स्टेट एक्वेटिक एनिमल, यानी राज्य का जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने नीरमहल जल महोत्सव आयोजन किया है? नीरमहल, आप लोग ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है ना। प्रवीण कुमार रे, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। प्रवीण गुड मॉर्निंग, लेट जुटे हैं। आरडीएक्स, भाई नाम तो सही रख दो, ऐसा नाम रखते हो कि लगता है कि पढ़ने में ही आदमी उड़ जाए, ठीक है ना। आरडीएक्स, आरडीएक्स नाम उड़ जाएगा भाई। क्या अगर जो तुम्हारे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ऊपर पेपर पर लिखल रहेगा, स्पीड पोस्ट से आता है ना ज्वाइनिंग लेटर, तो आपके अगर जो कोई देने आएगा तो कहेगा कि आरडीएक्स का घर किधर है, तो ज्वाइनिंग की जगह ये ना कि आपको पुलिस उठा के ले जाए, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नाम अच्छा रखिए। हाल ही में किस राज्य ने नीर महल, नीर महल यानी वाटर पैलेस, वाटर पैलेस महोत्सव बनाया है? नीर महल जल महोत्सव किस राज्य में हुआ है, ये आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा वाटर पैलेस है जो आपका है ना, जो सबसे बड़ा वाटर पैलेस है, इसको महाराजा शायद वीर विक्रम किशोर 1930 में बनाए थे। जो ये नीर महल है ना, इसको जो नीर महल है इसको 1930 में बनाया गया था महाराजा महाराजा किशोर के द्वारा। बस किशोर याद रखना, किशोर के द्वारा। इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं, वीर विक्रम किशोर ऐसे नाम है, तो लिख ही देता हूं। वीर विक्रम, वीर विक्रम किशोर के द्वारा ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आपका नीरमहल। ये कहाँ है भैया? ये त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। ये कहाँ है? त्रिपुरा में है, और ये भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिएगा। एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पूछ रहा है भैया ए एक्सरसाइज भारत, बताओ भारत एनसीएक्स किस फील्ड से रिलेटेड है? याद रखिएगा एनसीएक्स एक्सरसाइज, एनसीएक्स एक्सरसाइज किस फील्ड से है, आप याद रखिएगा। एनसीएक्स एक्सरसाइज किस फील्ड से है, याद रखिएगा। आंसर आप लोग दीजिए, आंसर दीजिए। आरडीएक्स आंसर दीजिए, सत्येंद्र आंसर दीजिए, आप लोग प्रवीण आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर दीजिए जितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक क्या सरकार क्या किया है? श्री अजय कुमार जो प्रधान वैज्ञानिक है उनके द्वारा शुरू किया गया है। जो हमारे प्रधान वैज्ञानिक है श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार उनको द्वारा ये शुरू किया गया है। श्री अजय कुमार के द्वारा ये चीज को उद्घाटन किया गया था। तो बताइए किस क्षेत्र में है? हम क्षेत्र आपसे पूछ रहे हैं। साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और चुनावी सुरक्षा। देख लीजिए ये जो है ये किया गया है आपका साइबर सुरक्षा में। ये किस में किया गया? साइबर सुरक्षा में। सरकारी एवं निजी कंपनियों के जो अधिकारी हैं, ध्यान से सुनना, सरकारी एवं निजी कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं, ये मैं कह रहा हूं कि सरकारी और निजी कर्मचारियों के जो अधिकारी वहां के प्रबंधक हैं, उनको ट्रेन किया गया है साइबर सुरक्षा को लेके। यानी किस प्रकार से आजकल सबसे बड़ी क्राइम कहां से क्राइम हो रही है? आपके सबसे बड़ा क्राइम हो रही है साइबर से क्राइम हो रही है, ठीक है ना। कहां से क्राइम हो रही है? साइबर से क्राइम हो रही है। कहां से हो रही है क्राइम? साइबर से क्राइम हो रही है, ठीक है। साइबर से क्राइम हो रही है तो किसको लेकर? आपका साइबर सुरक्षा को लेकर ये शुरू किया गया है श्री अजय कुमार के द्वारा। एनसीएक्स 2023 किसके द्वारा? आपका साइबर सुरक्षा को लेके।
ठीक। साइबर सुरक्षा के लेके क्या चाहिए? साइबर सुरक्षा को लेके जो आपका भारत NCX 2023 आपका जो एक्सरसाइज शुरू किया गया है, निजी और सरकारी कर्मचारियों को, निजी प्राइवेट कर्मचारियों को या सरकारी कर्मचारियों को, उसके जो प्रबंधक है, उनके जो ऑफिसर, उनको ट्रेन किया गया है सरकारी आपका साइबर सुरक्षा को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है कि भैया कि आपका प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? Who has become the most expensive player in Pro Kabaddi League? Pro Kabaddi League ऑक्शन AU, ठीक है ना, ऑक्शन AU ऑक्शन, ठीक है ना। ये बताइए प्रो कबड्डी लीग में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है? प्रो कबड्डी लीग में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है? ठीक है ना, आप लोग इसका ऑप्शन दीजिएगा। प्रो कबड्डी लीग में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा किया? 2014 में इसको शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 2014 में इसको शुरुआत किया गया था। अगर जो प्रो कबड्डी लीग की बात किया जाए तो प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ था? भारत में कबड्डी का लीग है, 2014 में शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 2014 में शुरुआत इसका किया गया था। सबसे सफल टीम रहा है, सबसे सफल टीम, सबसे सफल टीम आपका कौन सा रहा? आपका रहा पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स आपका सबसे सफल टीम रहा है, जो 3 बार खिताब जीता है। कितने बार खिताब जीता है? 3 बार खिताब जीता है। 2022 में जयपुर पिंक पैंथर जीता है। जयपुर पिंक पिंक पैंथर, जयपुर पिंक पैंथर, जयपुर पिंक पैंथर ये जीता है आपका 2022 में। और ये 2023 का होगा, जो 23 का होगा, ये आपका 10वां संस्करण होगा। 10वां संस्करण होगा। 10वां संस्करण जो होगा ये आपका 2023 का होगा। तो याद रखिएगा, प्रो कबड्डी लीग के बारे में आपको मैं बता दिया। प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग आपका, प्रो कबड्डी लीग कब चल रहा है? प्रो कबड्डी लीग आपका शुरू हुआ था 2014 में, और ये सबसे सफल टीम इसमें रहा है आज तक पटना पायरेट्स, जो 3 बार जीता है। 2022 का जो विजेता है वो आपका कौन है? 2022 का विजेता है जयपुर पिंक पैंथर। 2023 में कहां हो रहा है? 2023 का इसका संस्करण भारत में ही होगा, जो 10वां इसका संस्करण है। लेकिन पूछ रहा है कि सबसे आपका महंगा ऑक्शन में सबसे महंगा जो आपका खिलाड़ी कौन सा बिका इस बार? इसका नाम है मोहम्मद राजा सदलाई, ठीक है ना, सरदालू यानी सदलाई, कुछ ऐसा ही नाम है, मोहम्मद राजा। मोहम्मद राजा याद रखिएगा, सदलोई, मोहम्मद राजा सदलोई ये नाम है। ईरान के खिलाड़ी हैं, ईरान के कैप्टन हैं, ईरान के खिलाड़ी हैं, ईरान के कैप्टन हैं, ठीक है ना। इनको बेचा गया है 2.5 करोड़ में। कितना बेचा गया है? 2.5 करोड़ में, यानी 2.5 करोड़ की इसकी धनराशि पे इनको बेचा गया है 2.35 करोड़ में। 2.35 करोड़ में, ये मत भूलिएगा, 2 करोड़ 35 लाख में इनको बेचा गया। सॉरी, इससे पहले मनिंदर सिंह 2.2 करोड़ में थे। इनको 2.35 करोड़ में बेचा गया है, यानी इनको बेचा गया है, खरीदा गया है किनके द्वारा? पुनरी पलटन के द्वारा। पुनरी पुनरी पलटन के द्वारा इनको, पुनरी पलटन के द्वारा 2.35 करोड़ में खरीदा गया है। एक टीम का नाम है पुनरी पलटन, उनको 2.3 करोड़ में इनको खरीदा गया है पुनरी पलटन के द्वारा। अगर जो बात की जाए 19th एशियाई गेम्स में, 19th एशियन गेम्स में, या 19th एशियन गेम्स में, तो भारत स्वर्ण पदक जीता है कबड्डी में। भारत स्वर्ण पदक जीता है कबड्डी में। कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? कबड्डी में। आपका कबड्डी में स्वर्ण पदक भारत जीता है, किसको हराकर? ईरान को ही हराकर। ईरान को ही हराकर भारत स्वर्ण पदक जीता है कबड्डी में, ईरान को ही हराकर। ये मत भूलिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा हुई है? भैया जो ओलंपिक गेम्स होती है, जो सबसे दुनिया की सबसे महान गेम्स होती है, उसे बताइए किस ओलंपिक्स में आपका जो शुरू किया गया है, ये बताइए कौन सा ओलंपिक में क्रिकेट को शुरू किया जाएगा? ठीक है, कौन सा ओलंपिक में? ठीक है,
निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में क्रिकेट शामिल करने की घोषणा हुआ है? ओलंपिक में कब क्रिकेट शामिल होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स बाज ओलंपिक में इंक्लूड किया जाएगा आपका क्रिकेट को? देख लीजिए, अभी एशिया गेम्स में भी क्रिकेट इंक्लूड किया गया था, भारत वहां पर स्वर्ण पदक जीता था। और ये जब भी क्रिकेट होगा T20 का मैच होगा, ज्यादा लंबा गेम वहां पर नहीं होगा। तो जब भी क्रिकेट इंक्लूड होगा तो T20 का मैच होगा। और अभी क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था 19th एशियन गेम्स में। 19th एशियन गेम्स में भी क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था। 19th एशियन गेम्स में भी क्रिकेट को क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, जहां भारत वहां स्वर्ण पदक जीता है ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी में। ये भूलिएगा मत, भारत क्रिकेट में भी स्वर्ण पदक जीता है एशियन गेम्स में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में। क्रिकेट T20 में वहां पर इंक्लूड किया जाएगा कौन सा ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो ये भी आप मत भूलिएगा, जो 2024 का ओलंपिक है जो पेरिस में होने वाला है। आपका जो ओलंपिक है मिलाने कार्टिक ओलंपिक 2026 में, आपका जो लॉस एंजिलस ओलंपिक 2028 में, ब्रिस्बेन का ओलंपिक 2000, ये तो गलत है भाई। चलिए, तो ये बताइए कि कौन सा ओलंपिक में इसको करने जा रहा है, ये आप हमसे बताइए। ओलंपिक की शुरुआत यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बने थे। 1896 में इसका पहली ओलंपिक हुई थी, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? एथेंस में, एथेंस में। तो ये याद रखिएगा, ओलंपिक याद रखिएगा थोड़ा सा। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स को याद रखिएगा। तो भैया ओलंपिक्स को याद रखिएगा, तो ओलंपिक्स क्या है? 1894 में प्रथम बार आपको क्या हुआ था? ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसको क्या किया गया था? बनाया गया था ओलंपिक को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। और एथेंस में आपका, कहाँ? एथेंस में, एथेंस में ये पहली बार प्रथम ओलंपिक हुआ था 1896 में। तो आपसे क्वेश्चन ए आएगा, जो मैं राउंड कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन ए आएगा, आपसे क्वेश्चन ए आएगा कि पहली ओलंपिक कब हुई थी? पहली ओलंपिक, पहली ओलंपिक, पहली ओलंपिक, पहली ओलंपिक्स कब हुई थी? ये हुई थी 1896 में एथेंस में। कब हुई थी? 1896 में एथेंस में पहली ओलंपिक हुई थी। और अभी जो ओलंपिक होगा, जो 2024 का ओलंपिक होगा, ये होगा 33वां संस्करण, यानी 33rd नंबर, 33rd नंबर, 33rd एडिशन, यानी इसका 33वां संस्करण होगा। लेकिन जो ऐड किया जाएगा क्रिकेट, ये ऐड किया जाएगा दोस्त, आपका ऐड किया जाएगा आपका कौन सा में? आपका लॉस एंजिलस वाला में ऐड किया जाएगा, इसी में ऐड किया जाएगा। बिल्कुल सही है, किसमें? लॉस एंजिलस ओलंपिक में इसको ऐड किया जाएगा। बाकी को मैं क्लियर कर देता हूं कि शायद आपको ये आंसर को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो इसमें किसमें ऐड किया जाएगा? ये ऐड किया जाएगा लॉस एंजिलस ओलंपिक जो 2028 में। तो 2028 का ओलंपिक में उसमें क्रिकेट भी क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर है ना? क्रिकेट भी ऐड होगा, जहां T20 खेला जाएगा। हाल ही में एशिया गेम्स में भी क्रिकेट ऐड हुआ, जहां भारत स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? रोजगार, रोजगार देख लेना, रोजगार, युवा को रोजगार देने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? भैया बता दो। रोजगार प्रयाग पोर्टल यानी युवाओं के लिए, स्किल युवाओं के लिए प्रयाग पोर्टल, यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रयाग पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल युवाओं के लिए, जो विद्यार्थी हैं जिनके पास स्किल है, सर्टिफिकेट है, उनको रोजगार देने के लिए एक पोर्टल कि आप वहां सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका कौन सा राज्य किया है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य किया है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड के भूलिएगा ना, बात बार मैं बोल रहा हूं, माना गांव को देश का प्रथम गांव बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना गांव को देश का प्रथम गांव बनाया गया है। देश का प्रथम गांव, देश का प्रथम गांव, देश का प्रथम गांव। बार बार मैं रिवीजन इसलिए कराता हूं कि आपका दिमाग में बैठ जाए। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में आते हैं ऑप्शन पे। राजस्थान में क्या हुआ है? एक जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य, बिहार के बाद दूसरा राज्य जहां भी इलेक्शन होना है। और इन 3 नया जिला बनाया है। और ये क्या हुआ है? 3 नए जिले, 3 नए यहाँ पर जिला बनाया गया है। अभी टोटल यहाँ जिला कितना हो गया? 53 टोटल जिला हो गया। ये मत भूलिएगा, 53 हो गया। छत्तीसगढ़ में भी आपका होना है। उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली सौर शहर कौन बना है? उत्तर प्रदेश की पहली सौर शहर आपका, अगर जो बात किया जाए तो कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या यानी अयोध्या, अयोध्या। और ये पूरी तरीके से अयोध्या जनवरी
जनवरी 2024 तक पूरी तरीके से फंक्शन करेगी। यानी सौर शहर अयोध्या को बनाया जा रहा है। देश का पहला सौर शहर की बात किया जाए तो आपका सांची मध्य प्रदेश में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, तो भूलिएगा मत, रोजगार पोर्टल, प्रयाग रोजगार पोर्टल किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री वाज अवॉर्डेड विथ ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बाय जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे, आपका किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट का डिग्री दिया गया है? डॉक्टरेट का डिग्री दिया गया है, भैया बता दो, डॉक्टरेट का डिग्री किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया है? सूडान, तांजानिया, रोमानिया या बांग्लादेश? बताइए कौन सा, क्या इनका नाम है? इसका नाम अभी आप लोग जानते हैं, सामिया सुलूहू हसन। सामिया, इनका नाम क्या है? सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन ये कहाँ की है? ये तंजानिया की है। कहाँ की है? ये तंजानिया के हैं, भूलिएगा मत। यानी आप ये भी बोलिएगा कि तंजानिया, अभी भारत क्या कर रहा है? तंजानिया। डॉक्टरेट डिग्री तो देना बनता है ना भाई। हम लोग 10 बिलियन से भी अधिक डॉलर का हम लोग व्यापार कर रहे हैं तंजानिया से। उनके राष्ट्रपति आई हुई थी भारत में, जिनका नाम है सामिया सुलूहू हसन। उनको हम लोग जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का डिग्री दिए हैं। वहां की राजधानी कहाँ है? कोई बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आपको मैं देखना चाहता हूं कि तंजानिया की राजधानी क्या है, बताइए। क्या है? डोडोमे। राजधानी क्या है? डोडोमे। डोडोमे यहाँ की राजधानी है तंजानिया का। क्लियर है? डोडोमे यहाँ की राजधानी है तंजानिया का। याद रखिएगा आप लोग, एक चीज और है कि तंजानिया में क्या है? अफ्रीका के सबसे ऊंची शिखर। तंजानिया में क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो। तंजानिया से दो चीज और है आपके सामने, याद रखिएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर, अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर, अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर कहाँ है? याद रखना, ये है, कौन है? किलिमंजारो। किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर, जो कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है बता सकते हैं कोई? तंजानिया में। तंजानिया में है। और एक चीज है कि देश के बाहर आईआईटी मद्रास, देश के बाहर आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास खुला है देश के बाहर एक आईआईटी। वो कहाँ खुला है? तंजानिया में। तो देश के बाहर एक आईआईटी खुला है, वो आपका खुला है तंजानिया में। ये भी मत भूलिएगा कि अफ्रीका के सबसे ऊंची शिखर तंजानिया में है, जिसका नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है? किलिमंजारो। और देश के बाहर एक आईआईटी खुला है आईआईटी मद्रास के द्वारा, वो कहाँ है? आपका तंजानिया में। ये मत भूलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश पे बाद में आएंगे भाई, पहले आप मुझे ये बताओ कि सभी सरकारी स्कूलों में आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर डिजिटल, यानी पूरा डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगा? उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना जिला है भाई? उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा? स्मार्ट क्लास होगा। स्मार्ट क्लास होगा पूरा का पूरा जिला में। तो स्मार्ट क्लास सभी स्कूल में होगा, यानी पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड। हाँ, डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ाई होगा पूरा स्कूल का, उस जिला का पूरा स्कूल के द्वारा। तो कौन सा जिला है ये बताइए आपका? कौन सा जिला है? शाहजहांपुर, बरेली, बुलंदशहर, मिर्जापुर। इसका सही आंसर कौन होगा? बरेली। इसका सही आंसर कौन होगा? बरेली। तो बरेली के प्रत्येक स्कूलों में क्या किया गया है? बरेली के प्रत्येक स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, यानी वहां पर स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी दी गई है, जो उत्तर प्रदेश में बरेली पड़ता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? 80, और राज्यसभा की संख्या 31। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश पे थोड़ा सा आ जाते हैं, लेफ्ट में देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा संख्या कितना है? लोकसभा के मेंबर की संख्या है आपका 80। राज्यसभा का कितना है भाई? राज्यसभा की अगर जो बात किया जाए तो है 31। कितना है? 31, सबसे अधिक है, अगर जो जनसंख्या पर निर्भर करता है। और उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साधती है। कितनी स्टेट? 8 राज्यों के साथ। और अगर जो केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली।
याद रखें, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साधती है और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 8 राज्य के साथ सीमा साधती है। 8 लोकसभा यहाँ 80 लोकसभा यहाँ सीट है, 31 राज्यसभा यहाँ सीट है। कहाँ की बात है? उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय स्कूल शुरू किया गया है। कितना आवासीय स्कूल शुरू किया गया है? 18 आवासीय स्कूल। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना है। यहाँ पर पहला सौर शहर कहाँ बनाया गया? अयोध्या को। और सांची देश का पहला सौर शहर, देश का पहला नाइट सफारी। तो ये सब लिख लीजिएगा, आप भूलिएगा मत। उत्तर प्रदेश में 18 आवासीय स्कूल, उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी लखनऊ में खोला गया है और उत्तर प्रदेश में का आपका जो अयोध्या शहर है उस सौर शहर बना है। देश का पहला सौर शहर सांची, देश का पहला सौर शहर सांची। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे जीता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आप बताइए कौन जीता है? दक्षिण कोरिया देता है। जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल कहाँ होता है? ये दक्षिण कोरिया में होता है, ये मत भूलिएगा, दक्षिण कोरिया में। ये दक्षिण कोरिया में होता है दोस्त। कहाँ होता है? ये दक्षिण कोरिया में होता है। तो दक्षिण कोरिया का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसे मिला गया है? बेस्ट एक्टर के लिए मिला, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है। ठीक है ना। एक वेब सीरीज आया था जिसका नाम था स्कूप। वेब सीरीज का क्या नाम था? स्कूप। भूलिएगा मत, वेब सीरीज का क्या नाम था? स्कूप। स्कूप वेब सीरीज का नाम था। ठीक है ना। स्कूप क्या इसका नाम था? वेब सीरीज का नाम था। और एक करिश्मा तन्ना को मिला है जो इस वेब सीरीज स्कूप में काम की है। वेब सीरीज, ठीक है ना, स्कूप में काम की है। वेब सीरीज स्कूप में कौन काम की है? करिश्मा तन्ना को। और करिश्मा तन्ना को आपको क्या मिला है? बेस्ट एशियन टीवी बेस्ट एशियन एक्ट्रेस मिला है। और इस बेस्ट वेब सीरीज को भी मिला है, क्या मिला है? बेस्ट एशियन टीवी सीरीज। तो याद रखिएगा, जो वेब सीरीज को भी मिला है बेस्ट एशियन टीवी सीरीज, और आपका करिश्मा तन्ना को आपको क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो आंसर इसका क्या होगा? आपका होगा करिश्मा तन्ना। क्या आंसर होगा? करिश्मा तन्ना। भूलिएगा मत, एकदम रिवीजन करा दे रहा हूं कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका दक्षिण कोरिया आयोजित करता है और यहाँ पर भारत का एक स्कूप वेब सीरीज था जिसकी एक्ट्रेस अभिनेत्री करिश्मा तन्ना को बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजा गया है और इसी सीरियल को बेस्ट एशियन टीवी सीरियल आपका बनाया गया है, मिला है, खिताब मिला। आज के 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रहा मोंट अलांक यानी मोंट, ठीक है ना, माउंट ब्लैंक, ये अलांक नहीं है भाई, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक क्या है? माउंट ब्लैंक कहाँ लोकेटेड है भैया? ये पूछ रहा है। माउंट ब्लैंक बता दो कहाँ लोकेटेड है, आप बता देना। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। माउंट ब्लैंक किस महाद्वीप में लोकेटेड है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? कहाँ है माउंट ब्लैंक? याद रखिएगा। एशिया में तो पता है सबसे ऊंची शिखर एशिया में कौन है? एशिया के सबसे ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। अफ्रीका के ऊंची शिखर अभी मैं बता दिया आपको, किलिमंजारो जो तंजानिया में है। अगला पूछ रहा है कि यूरोप का सबसे ऊंची शिखर कौन है? यूरोप का सबसे ऊंची शिखर है माउंट ब्लैंक। यूरोप का सबसे ऊंची शिखर है माउंट ब्लैंक, जो ये कहाँ है? ये फ्रांस में है। कहाँ है? ये फ्रांस में है। याद रखिएगा, फ्रांस में है। ये कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है ना, ये फ्रांस में है। और याद रखिएगा, ये यूरोप का सबसे ऊंची शिखर, यानी यूरोप का सबसे ऊंची शिखर, यूरोप का सबसे ऊंची शिखर, यूरोप का सबसे ऊंची शिखर आपका माउंट ब्लैंक है जो फ्रांस में है। और ये कौन सा माउंटेन पर्वत श्रेणी का है? पर्वत श्रृंखला किसका है? ये आपका है अल्प्स पर्वत श्रृंखला का है। ये अल्प्स पर्वत श्रृंखला का, याद रखिएगा, अल्प्स, ठीक है ना, अल्प्स पर्वत श्रृंखला, पर्वत आपका श्रृंखला, अल्प्स पर्वत श्रृंखला का ही है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, वैसे अल्प पर्वत श्रृंखला आपका है यूरोप में। और ये भी कैसा? ये भी यंग फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है ना, यंग फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन का ये भी एग्जाम्पल है। ये भी यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना।
नवीन माउंटेन है, ये भी यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्यों ये न्यूज में रहा है भाई साहब? ये न्यूज में इसलिए रहा है, जो माउंट ब्लैंक ये प्रति साल क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण 2.2 मीटर इसकी जो ऊंचाई है वो कम रहा, ऊंचाई है वो क्या हो रहा है, कम रहा है, ऊंचाई क्या है, कम रहा है, यानी 2.2 मीटर प्रति साल ऊंचाई इसका क्या हो रहा है, कम रहा माउंट ब्लैंक। तो फिर से रिवीजन कर लीजिए, माउंट ब्लैंक यूरोप की सबसे ऊंची शिखर है जो फ्रांस में लोकेटेड है, ये मत भूलिएगा, माउंट ब्लैंक यूरोप की सबसे ऊंची शिखर है जो फ्रांस में लोकेटेड है। ये अल्प्स पर्वत श्रृंखला का क्या है, उसी में है, और यंग फोल्डेड माउंटेन ही है, जो तो ये कहां क्वेश्चन ही क्या है, यूरोप में है। और क्या है न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्रति साल 2.2 मीटर यहाँ क्या हो रहा है, ग्लेशियर मतलब आपका जो आइस है, आइस को पिघलने से इसकी ऊंचाई कम होते जा रही है। क्यों आइस पिघल रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। क्यों आइस पिघल रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री? बताइए भाई, देख लीजिए, एक तो ऑप्शन मैं बता देता हूं, एक तो मैं आपका ऑप्शन बता देता हूं, भैया कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। ये 400 कितने, 402 एकड़ के आसपास ही फैले हुए भगवान विष्णु के पे ही है। 402 एकड़ में, कितना, 402 एकड़ में, 402 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है। और कौन सा भगवान पे है, अगर जो भगवान की बात किया जाए दोस्तों, भगवान विष्णु। कौन सा, ये जो कंबोडिया वाला भगवान, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, क्लियर है ना, क्लियर है ना, भगवान विष्णु। लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर होगा, क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अमेरिका हो गया। यानी सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, पहला आपका आ गया कंबोडिया में, दूसरा आपका अमेरिका में। तो इसका क्या होगा, इसका ए बताइए, ये अक्षरधाम मंदिर है। कौन सा मंदिर है, ये अक्षरधाम मंदिर, ठीक है ना, अक्षर अक्षरधाम, अक्षरधाम मंदिर। ये अक्षरधाम मंदिर जो बनाया जा रहा है अमेरिका में, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ये न्यू जर्सी में, कहाँ है, ये न्यू जर्सी में है। तो अमेरिका के कौन से शहर में, अमेरिका के शहर पूछे तो आप शहर बता दीजिएगा, कौन सा शहर, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, ठीक है ना, न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है, अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा, आपका सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, जो न्यू जर्सी में है। प्रथम आपका कौन है, कंबोडिया में है। चलिए, तो इस प्रकार से आज आप लोग का करतार कोचिंग सेंटर में करंट अफेयर की सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको मैं बता दूं कि हम लोग का यूट्यूब चैनल पर, करतार की फैमिली के यूट्यूब चैनल पे दोपहर के 1 PM से लेकर शाम के 4 PM तक आपका दिल्ली कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस की स्पेशल बैच चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जो खास करके बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये दोपहर के 2 बजे ज्वाइन करिएगा। उस समय आपका जीएस का सेशन चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ पुलिस विभाग में आपका रीजनिंग मैथ नहीं चलता है, तो जीएस का सेशन आपका 2 से 3 बजे चल रहा है, जहां पर आपका एकदम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि पूरी आपकी कंटेंट आपका रिवीजन हो जाए, पूरी सिलेबस आपका रिवीजन हो जाए। क्लियर है? तो आपका सभी को धन्यवाद आपका करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन करने के लिए। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, और सभी को इस बड़े कोचिंग संस्थान की तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।